तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वराज क्लासेस। और ग्रेविटेशन का आज का है लेक्चर नंबर 3। इसके पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था जो कि इसी चैप्टर पर था, पर खुशकिस्मत इतनी है कि भगवान ने वो वीडियो डिलीट कर दी। तो क्यों से भी क्या हुआ मेरे को पता नहीं, पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का लेक्चर नंबर 3। देखिए, ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंसेप्ट होगी और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट पर अगर कोई होगी तो ये इस लेक्चर में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए, इसके आधार पर सारे से सारे न्यूमेरिकल्स या फिर मेरे को 95% न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको वो इसी से आने वाले। पहले जो वीडियो है लेक्चर नंबर 1 या फिर लेक्चर नंबर 2, ये सारे लेक्चर्स आपका एक बेस है इस लेक्चर का, और आज का लेक्चर बेस होगा आने वाले लेक्चर्स का। इस वजह से कौन सा भी लेक्चर मिस मत कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आपको एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी कि जिस वक्त केपलर जी ने लॉ दिए थे, आप यहाँ पर मैं केपलर की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त केपलर जी ने लॉ दिए थे उनके लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास उतनी थेरीज नहीं थी, उतनी डिस्कवरीज नहीं थी कि जो उसे एक्सेप्ट कर सके। पर न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने वो गलती नहीं की। न्यूटन ने केपलर्स के भी लॉ उठाए, अदर साइंटिस्ट के भी लॉज उठाए, अदर साइंटिस्ट की थ्योरीज डाटा उसको कलेक्ट किया और उसके बाद अपना खुद का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। तो जो लॉ उन्होंने बनाया वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। कैसा होगा? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्यों यूनिवर्सली एक्सेप्टेड? क्योंकि वो हर एक चीज को ओबे करता था, हर एक चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था। तो उनकी जो थ्योरी थी वो यूनिवर्स ग्रेविटी के ऊपर थी। न्यूटन ने जो थ्योरी दी वो यूनिवर्स ग्रेविटी के ऊपर थी। ग्रेविटी के ऊपर थी। तो देखिए, अगर मैं बात कहूं तो न्यूटन जी ने अदर साइंटिस्ट का डाटा कलेक्ट किया, उस पर रिसर्च किया और ग्रेविटी ऑफ यूनिवर्स के ऊपर एक अच्छी सी थ्योरी एक्सप्लेन की। तो वो थ्योरी क्या है? एक सेकंड का वेट कीजिए। तो एक सेकंड खत्म हुआ। देखिए, वो स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद डेफिनेट फोर्स। यानी कि यूनिवर्स में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद डेफिनेट फोर्स। एक जो फोर्स से खींचती है वो एक डेफिनेट फोर्स होगा, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो फिक्स होगी। वो क्वांटिटी कैसे फिक्स की जा सकती है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी कि जो चीज दूसरी चीज को खींच रही है और जो चीज अट्रैक्ट हो रही है उनका मासेस का मल्टीप्लिकेशन, उससे ये चीज क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि खींचने वाली चीज और जो चीज अट्रैक्ट हो रही है उनमें जो इनिशियल पॉइंट में जो डिस्टेंस होगा, जो उनका गैप होगा, उसका अगर हम स्क्वायर करें और उसे इनवर्सली लगा दें तो वो चीज उस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आप यूं इस तरह से समझते हैं। देखिए, मेरे को एक बात बतानी है कि इसकी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको देना चाहूं तो कुछ इस तरह से होती है कि खींचने वाली चीज, लेट्स अज्यूम ये ब्लू पेन है और ये रेड पेन है, इतना तो आपको समझ में आता होगा। तो मेरे को एक बात बताइए, ब्लू पेन के पास ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है और वो रेड पेन को अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि अट्रैक्ट करने वाली चीज कौन सी हो गई? ब्लू पेन। अट्रैक्ट कौन सी चीज हो रही है? रेड पेन। तो जो अट्रैक्ट करने वाली चीज है, जिसे अट्रैक्ट कर रही है, उन दोनों का मासेस, क्या कहा मैंने? उन दोनों का मास, उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? उस फोर्स से। कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा? उसका स्क्वायर। मतलब इन दोनों पेन्स के अंदर जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर करने के बाद। तो अगर इस स्टेटमेंट को मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिखता हूं तो देखिए, जो फोर्स होगा, क्या कह रहा हूं मैं? जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करने वाली, दूसरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होने वाली, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे? उनके बीच का डिस्टेंस से, या फिर इसे डी स्क्वायर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो यहां पर मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाना पड़ेगा। तो जब मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाना पड़ता है उस वक्त मुझे कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो मैं यहां पर एक कांस्टेंट लूंगा,
लेट अज्यूम मैंने कांस्टेंट के फॉर्म में g ले लिया। क्या ले लिया? g। अब ये g क्या है, कैसे है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि मैंने कांस्टेंट के फॉर्म में क्या लिया, g ले लिया। और फॉर्मूला कैसे बना, m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला। अब यहां पर समझने वाली कंसेप्ट ये है कि व्हाट इज द जी। क्या कहा मैंने, व्हाट इज द जी। तो दोस्तों जी कुछ नहीं है, जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो यूनिवर्स में हर किसी के ऊपर उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो g की जो, अगर g कोई कांस्टेंट है तो इसकी कोई वैल्यू भी होगी। तो g की वैल्यू है 6.673 न्यूटन। आप फोर्स किस में मेजर करते हैं? तो देखिए, अगर मैं आपको कोई बताता तो नहीं है, पर मैं आपको g की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इस डी स्क्वायर को f की ओर लीजिए, अगर ये इधर डिवीजन में इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा डी स्क्वायर, ये m1 m2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आने के बाद डिवीजन में जाएंगे m1 m2। इसका मतलब g की वैल्यू क्या हो गई, f डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब मेरे को एक बात बताइए, g इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से, फोर्स और उसका डिस्टेंस। फोर्स किस में मेजर करते हैं हम, न्यूटन में। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या आ गई, जी का यूनिट क्या आ गया, जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये वैल्यू कौन सी यूनिट, कौन से सिस्टम की है, एसआई सिस्टम की। कौन से सिस्टम की, एसआई सिस्टम की। ये उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड यूनिट एसआई सिस्टम। समझ में आ गया। तो ये हो गई जी की वैल्यू। अब जी की वैल्यू कितनी होती है, ये जी का यूनिट हो गया। तो जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये हो गई जी की ऑफिशियल वैल्यू, जो कि हर एक प्लैनेट पर, हर एक चीज पर कांस्टेंट रहती है। एक बार मुझे चेक करने दीजिए सिर्फ। हाँ माफ कीजिए, यहाँ पर 10 टू द पावर -11 है। मैं तभी सोचू कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर क्या है, 10 टू द पावर -11। क्या हो गई जी की वैल्यू, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो आपको यूनिट कैसे आया ये पता चल गया, वैल्यू पता चल गई। अब यहां से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे तो स्वराज क्लासेस को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर और न्यूमेरिकल भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास। तो देखिए दोस्तों, सेंटर ऑफ मास समझने से पहले मैं आपको दो चीजें समझाने वाला हूं। व्हाट इज मास, व्हाट इज मास, और सेकेंड चीज है व्हाट इज वेट। पहले आप बोलोगे सर मास और वेट तो सेम है। हाँ भाई सेम है, सच में सेम है। हाँ भाई मास और वेट तो सेम है, पर ये सारा सर गलत है, ये अंधविश्वास है, ये इसे छोड़ दीजिए दोस्तों, ये मास और वेट सेम नहीं है। तो देखिए मास क्या होता है, मास होता है, अगर मैं आपको मास बताना चाहूँ तो उससे आपको पहले मैं बात बताता हूँ मैटर क्या होता है। मैटर एक ऐसी चीज होती है कि किसी भी चीज को अगर मैं डिवाइड करूं, किसी भी चीज को, इसको कट करूं, यहां तक कट करूं जहां तक, सो ड्यू टू द रेन डिस्टर्बेंस मुझे वीडियो स्टॉप करने पड़ी, तो ठीक है। मैटर एक ऐसी चीज होती है विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस पेन को कट करता हूं, यहां तक कट करता हूं, उसका शॉर्मा बना देता हूं और शॉर्मा को भी इतना कट करता हूं कि वो फर्दर डिवाइड ना हो सके, तो उस पार्टिकल का नाम होता है मैटर। तो उस पार्टिकल का नाम होता है मैटर। तो देखिए मैटर हर एक चीज को, हर एक चीज यानी कि जिंदगी में आपने देखने वाली सारी चीजें और ना देखने वाली सारी चीजें किससे बनती है, मैटर से बनती है। तो ये इस मैटर का प्रेजेंस किसी भी ऑब्जेक्ट में होना तो डेफिनेट है। तो देखिए मास एक ऐसी कंसेप्ट होती है, वो एक अमाउंट होता है या फिर एक कीमत होती है। मैं क्या कहता हूं, अमाउंट ऑफ मैटर। मास
मेजरमेंट होता है या फिर उसका एक वेइंग होता है किसका, मैटर का, किसका, मैटर का, जो कि चेंज नहीं होता। मास कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि एक्चुअल मास डील करता है मैटर से। कहां से, मैटर से, इस वजह से वो चेंज नहीं होता। इट रिमेन अनचेंज, इट रिमेन्स अनचेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। ये होता है मास और इसका यूनिट होता है किलोग्राम, ग्राम, ये मतलब सीजीएस यूनिट, एसजीएस यूनिट में किलोग्राम या फिर ग्राम में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वेट क्या है, तो सर वेट कुछ कोई नहीं, वेट एक ऐसी चीज है जो मैटर से डील तो करती है पर इस पर प्रभाव होता है ग्रेविटेशन का या फिर फोर्सेस का। फोर्सेस डिपेंड अपॉन द फोर्सेस, किस पे डिपेंड करता है, फोर्सेस के ऊपर। यानी कि जो मास होता है, मास प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर अर्थ पर आप वेट कैलकुलेट करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इन दोनों चीजों को कंबाइनली हम कहते हैं वेट। क्या कहते हैं, वेट। तो मेरे को एक बात बताइए, ये तो चेंज हो सकता है। सर कैसे हो सकता है, क्योंकि हर एक प्लैनेट का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर चांद पर जाओ तो ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरा मिलेगा, अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलेगा। सन पर जाओ तो ज्यादा मिलेगा, अर्थ के कंपैरिजन से ज्यादा होगा। तो वेट चेंज होगा क्या, आप बोलोगे क्या होगा, वेट चेंज होगा या नहीं होगा, आप बताइए। जी हाँ, वेट चेंजेस विथ प्लेसेस, चेंजेस विथ प्लेसेस। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। वेट क्या है, द फोर्स विच इज एक्टेड ऑन द मास, द फोर्स विच इज एक्टेड ऑन द मास इज कॉल्ड एज वेट। मतलब मास अनचेंज रहेगा, वेट चेंज होगा। अब यहां पर समझने वाली कंसेप्ट यह है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास एक ऐसी कंसेप्ट है जहां पर ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो सिचुएटेड होता है। यानी कि अगर मैं बात कहूं, एक पेन है, अगर मैं इसे सरफेस पर खड़ा करना चाहूंगा तो उसका सारा मास एक पॉइंट पर सिचुएटेड होना चाहिए। तो इस सरफेस का उसका सारा मास इस बेस पर सिचुएटेड है। समझ में आ गया। तो ये बेस क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास हुआ। क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास। स्फेरिकल बॉडी की अगर बात करूं तो स्फेरिकल बॉडी यानी कि राउंड बॉडी, उसका सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड होता है उसके सेंटर के, कहां पर, उसके सेंटर पर। और जो अनस्फेरिकल बॉडी हो सकती है उसका मास कहां पर सिचुएटेड हो सकता है, एक तो बॉडी के बाहर भी सिचुएटेड हो सकता है, बॉडी के अंदर भी सिचुएटेड हो सकता है, दोनों की तरफ सिचुएटेड हो सकता है। बहुत सी चीजें होती है जिसका मास बॉडी के बाहर भी सिचुएटेड होता है। उसके एग्जांपल मेरे को अभी याद नहीं आ रहे पर मैं आपको पक्का बताऊंगा। तो अगर वेयर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब इकट्ठा होना, कंसंट्रेटेड, आइदर इट इज आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, आइदर इट विल प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और आइदर it will present inside of object। मतलब वो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हो गई सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट। अब यहाँ पर आपको एक मैं सवाल पूछता हूँ। देखिए, न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर फॉर्मूला दिया था, मेरे को बताइए वो फॉर्मूला हमने क्या देखा, उस फॉर्मूले के बारे में क्या देखा। फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो न्यूटन ने कहा कि जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स से। तो वो क्यों होता है, तो ये जो फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था वो फॉर्मूला उसने एक्चुअली केप्लर्स के थर्ड लॉ से लिया था। कहां से लिया था, केप्लर्स के थर्ड लॉ से। देखिए मेरे को एक बात बताइए, सर्कुलर मोशन आपको पता है 9th स्टैंडर्ड में सर्कुलर मोशन हुआ है। सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन होती है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस के ऊपर अगर मोशन कर रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और वो अगर सेंटर की तरफ सिक हो रहा है
क्या कर रहे होंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ सिक हो रहा है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। देखिए क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको अभी बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, यहां पर m हो गया मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, v हो गया स्पीड ऑफ प्लैनेट, स्पीड ऑफ प्लैनेट। अब मुझे एक बात बताइए, स्पीड हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ मेरे को एक बात बताइए, यहां पर जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सर्कुलर मोशन में हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा वो सर्कमफरेंस के ऊपर होगा। तो डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा डिस्टेंस के रिगार्डिंग? स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। ये हो गया स्पीड का हमारा फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास स्पीड आ गया जो कि हमने v से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये हो गया स्पीड। नाउ अब यहां पर समझिए, मैंने फोर्स में क्या लिया, जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, स्पीड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। नाउ F इज इक्वल टू m, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला मौजूद है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। नाउ यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, m इज इक्वल टू 4 पाई r डिवाइडेड बाय t स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसके नीचे r। यहां तक क्लियर हो गया? इज पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद अगर मैं इसे ब्रैकेट के नीचे निकालूं तो 4 में आगे ले लेता हूं, पाई स्क्वायर उसके बाजू में, उसके बाजू में m, उसके बाजू में r स्क्वायर, और डिवाइड करता हूं उसे r से, और t जो स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, वो हो गया t का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ये r कैंसिल हो गया, इसका एक r, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा हमारे पास? 4 पाई स्क्वायर m r डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। नाउ एट दिस स्टेज, यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा? आर स्क्वायर से। किससे? आर स्क्वायर से। तो कीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m r क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और t का स्क्वायर। केपलर का थर्ड लॉ आपको पता है, पिछले वीडियो में देखा था आपने। अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर जी ने क्या कहा था कि r क्यूब डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। याद है आपको? r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो सॉरी यहां पर एक गलती हो गई मेरे से, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब ये होता है कांस्टेंट। t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब ये होता है कांस्टेंट, और हमारे पास फॉर्मूले में क्या मौजूद है? r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, यानी कि f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और मैं इस चीज को अगर बाहर निकालूं तो r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर ये हो गया कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कैसे होगा? f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1 बाय कांस्टेंट। आ गया यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? देखिए अच्छे से देखिए,
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय, अगर स्पीड को हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो 9th स्टैंडर्ड में हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा था जो कि था डिस्टेंस बाय टाइम। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफरेंस किसमें मेजर की जाती है, 2πr डिवाइडेड बाय t। तो रखिए फॉर्मूला, f की जगह mv के स्क्वायर की जगह हमने स्पीड का फॉर्मूला रख दिया, दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय t, उसका होल स्क्वायर, उसका आंसर आया 4π² r² डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। ये t स्क्वायर यहां पर डिवीजन में नीचे जाने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4π² mr² डिवाइडेड बाय r into t स्क्वायर, ये r और इसका स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा, f इज इक्वल टू 4π² mr डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, किससे, r स्क्वायर से, तो आंसर क्या आया 4π² mr³ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड t स्क्वायर। तो मेरे को जरूरत किसकी है, r³ की और t स्क्वायर की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू Kepler's थर्ड लॉ t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r³ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये थोड़ा उल्टा है, ये समझ लीजिए उल्टा है, तो उल्टा क्या कांस्टेंट आएगा, तो उल्टा कांस्टेंट आएगा। तो ये उल्टा कांस्टेंट आने के बाद हमारे पास इक्वेशन में क्या आया, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन में आया F इज इक्वल टू 4π² m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर k, ये हो गया कांस्टेंट। अब मेरे को एक बात बताइए, 4πm और डिवाइडेड बाय k, ये जो चार चीजें मैंने अगर फॉर्मूले से अलग निकाल दी, मेरे को एक बात बताइए, 4 अगर मैं किसी प्लेनेट पे जाके बदलूं तो बदलेगा क्या, 4 की वैल्यू 5 हो जाएगी क्या, नहीं, ये भी कांस्टेंट। पाई की वैल्यू हर जगह कैसे होती है, सेम होती है, ये भी कांस्टेंट। मास हर जगह कैसा होता है, पिछली बार हमने देखा सेम होता है, ये भी कांस्टेंट, और के ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर किसी चीज को हम कांस्टेंट लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मेरे को एक बात बताइए, ये सारी चीजों की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, इसका मतलब F इज इक्वल टू m बाय r स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताइए, न्यूटन जी ने क्या कहा था कि फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। आ गया क्या नहीं डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r स्क्वायर से। आ गया उत्तर, आ गया आंसर आपका, सिंपल, लॉजिक लगाने का नहीं दोस्तों। देखिए 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही होता है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 वैल्यू रख दी, और फोर्स क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r स्क्वायर के हिसाब से। तो हेंस ये फार्मूला प्रूव होता है। देखिए आपके किताब में पेज नंबर 5 के ऊपर एक अच्छी तरीके से स्टेटमेंट लगा दी गई है। वो स्टेटमेंट क्या कहती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो बहुत ही वीक फोर्स है, बट ये हमें बहुत ही चेंजेस होने में, मतलब जो चेंजेस आसमान में होते हैं, यूनिवर्स में होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा मास होता है। अगर मैं बात कहूं कि हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा था, F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मासेस के। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, और प्लैनेट का मास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, और ये ज्यादा मास होने के कारण वो फोर्स जो होता है ग्रेविटेशन का, अर्थ हमें खींच रही है या फिर सन अर्थ को खींच रहा है, तो वो फोर्स ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, ना कि हमारे और चींटी के बीच में या फिर छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में। तो ये हो गया आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, आप इसे रिपीटली देखिए, फिर से एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको ये फॉर्मूले पार्ट नहीं होते, इक्वेशन पार्ट नहीं होते, तब तक आप देखते रहिए। और अगर कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए, स्वराज क्लासेस इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है, उस हमारे चैनल का लोगो उस पर है। कुछ भी डाउट होगे, कुछ भी न्यूमेरिकल्स के डाउट होगे तो मुझे शेयर कीजिए। अगर आप 9th के हैं तो भी शेयर कीजिए, 10th के हैं तो भी शेयर कीजिए, कोई भी कंसेप्ट होगी तो मुझे शेयर कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं आपको ये कंसेप्ट सॉल्व करके दूँ। और देखिए हमें पढ़ाई करनी है, जुलाई स्टार्ट है, और मुझे लगता है जितना देर आप करोगे उतने कम मार्क्स आपके यहाँ से घटते जाएंगे। तो प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, डाउट होगी तो पूछिए, और फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, वीडियो लाइक आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और धन्यवाद, जय हिंद।